हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो रिव्यू बाय मोटरिंग मैक्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आजकल टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट्स पे काफ़ी मेहनत कर रहा है। उनकी गाड़ियाँ दिन ब दिन सेफ़र होती जा रही हैं और साथ साथ अभी उन्होंने रिसेंटली हैरियर और सफारी के मॉडल्स नए लॉन्च करे हैं जो कि काफ़ी टेक्निकली एडवांस्ड और फीचर लोडेड और लग्जरियस भी लग रहे हैं। ऐसे ही कुछ अपडेट टाटा ने नेक्सॉन को भी कुछ 1-1.5 महीने पहले दिया और उसको भी उन्होंने काफ़ी फीचर लोडेड और अपने सेगमेंट में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ही एडवांस बना दिया है। खैर आज वो गाड़ी तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास है उसका प्री फेसलिफ्ट वाला वर्जन जो कि है ये 2020 मॉडल टाटा नेक्सॉन XZA+। इस गाड़ी में है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि इसको देता है 120 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि AMT के साथ आती है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या है नेक्सॉन में कि इसने टाटा मोटर्स को हमेशा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स फिगर्स दिए हैं और आज भी ये अपने सेगमेंट में टॉप पे ही रहती है, टॉप 2 या 3 में हमेशा रहती है। तो आइए इसके बारे में आज और जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। वैसे तो नेक्सॉन 2017 में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी, पर 2020 में आया इसका ये फेसलिफ्ट लुक्स के मामले में सबसे ज़्यादा हिट हुआ था। जो नेक्सॉन लेटेस्ट अभी आई है उसमें काफ़ी मॉडर्न टच हैं, पर अगर हम इसके फर्स्ट जनरेशन वाले मॉडल से कंपेयर करें तो ये 2020 का वर्जन काफ़ी बेटर लगता है देखने में। स्पेशली इसका ये ग्रीन शेड जो कि अब शायद बंद हो गया है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और इसको काफ़ी टफ और माचो अपील देता है। इसका फ्रंट एंड लैंड रोवर से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगता है और इसकी स्लिम हेडलैम्प्स काफ़ी शार्प और स्मार्ट लुक देती हैं इसके फेस को। इसके साथ ही आपको मिलते हैं इसमें LED DRS जो कि टर्न इंडिकेटर्स का फंक्शन भी करते हैं। साइड प्रोफाइल में नेक्सॉन में आज तक ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और इसका सिलुएट लार्जली अनचेंज्ड ही है आज भी। इसमें आपको विंडो लाइन के नीचे एक वाइट सेरेमिक स्ट्रिप मिलती है जो कि इसकी रेयर एंड तक में भी देखी जाती है। साथ ही इसकी रूफ पे रूफ रेल्स भी मिलते हैं और इसकी रूफ लाइन में अच्छा खासा स्लोप भी है पीछे की तरफ जो कि इसको कूपे जैसा लुक देता है। इसका रेयर काफ़ी पोलराइजिंग रहा है शुरू से ही और ये सब लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि काफ़ी लोगों को ये बड़ी हैचबैक जैसी लगती है पीछे से। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, पर ये इसका यूनिक पॉइंट भी है जो कि इसको अपने कंपटीशन से डिफरेंशिएट करता है। इस फेसलिफ्ट के लाइफ साइकिल के दौरान टाटा ने इसके अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन को अपडेट किया था और ये 5 स्पोक डिज़ाइन बहुत ही स्मार्ट लगता है डायमंड कट अलॉयज का। इसके इंटीरियर डिज़ाइन में आपको देखने को मिलता है ये पैटर्न जो कि इसके वाइट पार्ट पे मिलता है और इसमें शाइनी प्लास्टिक का भी यूज़ किया गया है। शाइनी प्लास्टिक देखने में तो अच्छा लगता है, पर ये स्क्रैच प्रोन होता है बहुत ज़्यादा, तो बेटर ये है कि आपकी गाड़ी में अगर हो तो आप उस पर फिल्म प्रोटेक्शन जरूर करवाएं। इसके अलावा टाटा नेक्सॉन में आपको मिलता है ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें कि आपको लेफ्ट साइड में टेकोमीटर मिलता है और सेंटर में इसकी डिजिटल स्पीड का मीटर, और राइट साइड में आपको इंजन टेम्परेचर और फ्यूल मीटर का गेज मिल जाता है, और साथ साथ आप इसमें MID में देख सकते हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी और फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह। इसके स्टीयरिंग पे आपको लेफ्ट साइड पे ऑडियो और फोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट साइड पे जिन मॉडल्स में क्रूज कंट्रोल होता है उसके कंट्रोल्स मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेंटर कंसोल काफी बिजी लगता है देखने में, और ये बीच में जो ड्राइव मोड सेलेक्टर है ये काफी हद तक JLR ग्रुप से इंस्पायर्ड लगता है। इसमें 3 मोड्स आते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट, जो कि डायल को घुमा के आप इजीली चेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही घंटा सिंह को भी दबा दीजिएगा जिससे कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको घंटा सिंह आके बता दे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका बूट स्पेस। तो ये है टाटा नेक्सॉन का 382 लीटर्स का यानी कि 382 लीटर्स का बूट स्पेस और काफ़ी वाइड ओपनिंग है। अच्छे से आप इसमें 2 बड़े सूटकेस रख सकते हैं, एक आध छोटा बैग भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको हुक्स भी मिलते हैं जिसमें आप अपना कुछ सामान अगर बांध के रखना चाहते हैं तो इन पे एंकर कर सकते हैं। अंदर लाइट भी है। बस एक थोड़ी सी शिकायत जो आपको रहेगी वो ये है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाई है तो इसका लोडिंग लिप काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप कोई बड़ा सूटकेस अंदर डाल देते हैं इसको ऐसे स्लाइड करके बाहर नहीं निकाल सकते, आपको उसको उठा के ही बाहर लाना पड़ेगा। बाकी ये है कि आपका 3-4 दिन का 4-5 दिन का अगर कोई ट्रिप है तो आप अपना लगेज काफ़ी अच्छे से रख सकते हैं। और अगर आपको और जगह की ज़रूरत है तो आप इसके पीछे की दोनों सीट्स फोल्ड कर सकते हैं जो कि 60-40 रेशियो में फोल्ड हो जाती हैं, पर उसके बाद भी इसका फ्लोर फ्लैट नहीं होता है। यहाँ पे इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे हैंडल भी मिलेगा जिससे आपका यहाँ पे अगर हाथ लगाते हैं गाड़ी चलाने के बाद तो जो डस्ट होती है कि हाथों पे लगेगी, तो यहाँ पे ही हैंडल है, आप इससे पकड़ के आराम से इसको बंद कर सकते हैं। तो चलिए लगेज तो रख लिया, अब देखते हैं इसकी बैक सीट पर बैठ के ये कितना कम्फर्टेबल है। तो अब हम आ चुके हैं नेक्सॉन की बैक सीट पे और बाकी सभी टाटा की गाड़ियों की तरह हमेशा की तरह यहाँ पे सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अच्छे से स्कूप करा हुआ है फ्रंट सीट के बैक को जिससे कि आपको अच्छा लेग रूम मिले। यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं है स्ट्रेंजली, नॉर्मली गाड़ियों वाले जैसे कर ही देते हैं।
और एक पावर सॉकेट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप पीछे से अगर बूट को अपना वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करना चाहें उसको पावर देने के लिए है। आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ। एक स्ट्रेंज बात यह है कि किसी भी डोर में आपको बॉटल होल्डर ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें बॉटल होल्डर्स हैं चारों डोर्स में, बस उनकी पोजीशनिंग थोड़ी अलग है, तो इसलिए मुझे इस टाइम पे ये दिखाई नहीं दिए थे। ग्रैब हैंडल्स हैं। बाकी आप सीट्स जो देखेंगे, सीट्स अच्छी हैं, वाइड हैं, पर एक इशू है यहाँ पे, बीच वाला पैसेंजर शायद इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि उसको थाई सपोर्ट भी कम दिया गया है, और ये सीट भी बीच से थोड़ी हार्ड है। आर्मरेस्ट को अगर आप बंद कर दे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सिर्फ हेडरेस्ट 2 ही हैं, तीसरा हेडरेस्ट भी नहीं, तो शायद टाटा भी यही चाहता है कि बीच में कोई बच्चा बैठे या फिर तीसरा आदमी ना ही बैठे पीछे। पीछे की सीट 2 लोगों के लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल है, आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ है। और हेडरूम आप देखेंगे क्योंकि इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन है, थोड़ा कूपे टाइप, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ एडिक्वेट है। अगर कोई 6 फुट से बड़ा आदमी होगा तो उसके बाल शायद यहाँ पे लग सकते हैं। नी रूम आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, नीचे सीट के नीचे जगह है, आप अपने पैर घुसा सकते हैं, तो आपको फुट स्पेस भी काफ़ी मिलता है। पीछे के इसमें एसी वेंट्स भी हैं, तो आपको पीछे अब कभी गर्मी भी नहीं लगेगी जब एसी चल रहा होगा। तो ओवरऑल कंफर्टेबल है, डिसेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टाटा की गाड़ियों की ज़्यादा राइड काफ़ी सॉर्टेड होती है, तो ऐसा ही केस कुछ नेक्सॉन के साथ भी है। काफ़ी कंफर्टेबल और सॉर्टेड राइड है इसकी, और हाई स्पीड डायनामिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो पीछे का पैसेंजर तो खुश रहने वाला है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलते हैं इसके आगे की सीट पे और देखते हैं इसका फ्रंट कैसा है, और फिर इसको चला के देखते हैं कि ये है कैसी चलाने में। तो जैसा कि आप इसके फ्रंट सीट्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2 टोन कलर स्कीम मिलती है, वाइट या फिर लाइट ग्रे टाइप का ये कुछ कलर है, ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो सेंटर फेसिया है ये काफ़ी क्लीन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स और डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि एसी के सारे डिस्प्लेज भी जैसा आप यहाँ देखेंगे यहीं पर आ जाते हैं, तो इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वही डेवलप कर जाता है आपके एसी के डिस्प्ले के लिए भी। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे, और इसके साथ साथ ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो गियर लीवर है ये भी काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। ट्रांसमिशन भले ही कैसा भी काम करता हो, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज मिल जाती है, और आर्मरेस्ट के आगे भी स्टोरेज मिल जाती है, तो सेंटर कंसोल का काफ़ी अच्छे से यूटिलाइजेशन किया हुआ है। सीट्स भी काफ़ी वाइड है, और आगे की सीट्स इसकी बहुत से लोगों को जो सफारी स्टॉर्म में बैठे हुए हैं उनसे इंस्पायर्ड लगेंगी, क्योंकि इनका कंटूरिंग बिल्कुल वैसा ही है, और ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा पैटर्न बना हुआ है ये, और काफ़ी नीटली हिडन है ये वाला बटन इसका ग्लव बॉक्स खोलने के लिए। और ग्लव बॉक्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपका फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट रखने के लिए एक ये स्लॉट है यहाँ पे। इसके साथ साथ 2 छोटे से कप होल्डर्स हैं, जिसमें कि आप पता नहीं कौन सा कप रखेंगे क्योंकि वो बहुत ही कम जगह है। एक स्मार्ट पेन होल्डर है, और इसके साथ साथ एक और स्टोरेज स्पेस है जिसमें फ़िलहाल ये डैश कैम रखा हुआ है। और इसके साथ साथ हमारा मेक इन इंडिया का टाइगर भी है यहाँ पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टचेस दे रहा है आजकल टाटा अपनी गाड़ियों में। इसके बाद इसका जो एसी है ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, और फ़िलहाल के मौसम में जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर वैसे गर्मियों के टाइम पे भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है अपना। जो इसके डोर्स हैं उसमें फ्रंट डोर्स में कोई बॉटल होल्डर नहीं है, और अगर हो भी तो ये बॉटल रखने की बहुत ही ऑड पोजीशन है, तो एक बारी में ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप देखेंगे इसमें बॉटल रखने का सिस्टम जो है बहुत ही ऑड है, तो एक सेकंड में आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए बॉटल ऐसे रखी जाती है, मतलब नॉर्मली जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है बॉटल रखने का, ये कुछ उससे अलग है। इसके साथ साथ डोर्स में पानी जो है आपका पीने का तो चलो जगह मिल गई है, लेकिन जब बारिश होगी तो छाता भी चाहिए होगा, और जो छाता रखने की जगह है वो आगे के दोनों डोर्स में आती है, जो कि रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में आती है, और स्कॉडा सुपर में भी आती थी, उनमें तो अम्ब्रेला भी आता है साथ में, लेकिन यहाँ पे अम्ब्रेला नहीं है, लेकिन आपको छोटा अम्ब्रेला फोल्ड करके यहाँ पे घुसाने की जगह ज़रूर मिल जाती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उस पर हारमन लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह जो इसके स्पीकर्स हैं वो हारमन ने ट्यून करे हुए हैं, हारमन के ही स्पीकर्स हैं, तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, और अपने सेगमेंट में डेफिनेटली जैसे Hyundai और Kia में बोस का आता है तो उसके कंपटीशन की ही है ये साउंड क्वालिटी इसकी। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो फर्स्ट जनरेशन की आपकी नेक्सॉन आई थी वो उसका टोटली एनालॉग था, उसमें 2 बड़े बड़े डायल्स थे, एक स्पीडोमीटर एक RPM के लिए टैकोमीटर। लेकिन बाद में जो अपडेट आया उसमें ये टाटा टियागो और टाटा टिगोर वाला ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया, जो कि डिजिटल है, और इसमें ये इस टाइप का RPM का आपको सीन मिलता है देखने का। तो ये ठीक है, अपना आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी बताता है, पर बहुत ही बेयर बेसिक सा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही सिंपल सी गाड़ी है, जबकि इस गाड़ी का कैरेक्टर एटलीस्ट उन गाड़ियों से तो बेटर ही है।
तो इसमें टाटा को थोड़ा अच्छा देना चाहिए था। हालांकि उन्होंने भी जो अभी अपडेट दिया है उसमें बिल्कुल सफारी और हैरियर वाला ही दे दिया है। टोटली उसमें आपको मैप्स में मिल जाते हैं देखने के लिए, और पूरा डिजिटल कॉकपिट वाला सिस्टम है उसके अंदर। यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा हो सकता था। बाकी जो प्लास्टिक्स की क्वालिटी है यहाँ पे, हार्ड तो है पर काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक है इनका। एक चीज़ यहाँ पे है जो मैंने अभी नोटिस करी, वो ये कि यहाँ पे जो प्लास्टिक है आपकी, ये गाड़ी धूप में जैसे खड़ी होती है तो इसका जो कलर है थोड़ा सा फेड हो गया है प्लास्टिक का। तो ये काफ़ी और चीज़ लगी मुझे। मैंने पहली बार किसी गाड़ी में ऐसा देखा है कि धूप की वजह से इतना बड़ा इफेक्ट आ गया है उसके कलर पे। तो ओवरऑल जो इसका केबिन एक्सपीरियंस है वो डिसेंट है, बुरा तो किसी केस में नहीं कह सकते इसको, अबव एवरेज ही है। तो चलिए अब रोड पे लेके चलते हैं इसको और देखते हैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये AMT गाड़ी है, तो हमने इसको A में डाला, यानी कि जो नॉर्मली D होता है। तो ये गाड़ी स्लोली अपना क्रीप करना शुरू कर देती है आगे। प्लेन रोड पे ही क्रीप कर पाती है, अगर हम किसी स्लोप पे हैं तो ये गाड़ी आगे क्रीप नहीं करती है, रुक जाती है वहीं पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। तो इसमें मिलता है आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन, जो कि टाटा की टर्मिनोलॉजी में टर्बो पेट्रोल इंजन है, और ये बनाता है 120 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क। ऑन पेपर तो इंजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन जब आप इसको रियल वर्ल्ड में चलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इंजन के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनमें कहीं ना कहीं लैग है। जैसा कि मैं आपको अब दिखाता हूँ इसके गियर बॉक्स की कमी। अभी मैं पूरा एक्सीलेटर दबाता हूँ, इसने शिफ्ट डाउन करा ही नहीं, जबकि उस टाइम पे मेरे को एक्सेलरेशन की नीड थी, इसने किक डाउन नहीं किया। अगर मेरे को ऐसा कहीं मोमेंट हो कि मेरे को ओवरटेक करना और किक डाउन करना है, तो या तो मैं मैनुअल मोड में करूँगा, या फिर अगर इसने मेरे पे रहम खा लिया तो ये खुद भी कर सकता है। तो ट्रांसमिशन जो है इट हैज़ अ माइंड ऑफ इट्स ओन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, मैंने किक डाउन करा, अब ये किक डाउन हो गया, लेकिन पहले नहीं हो रहा था। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो फिर इसका जो ओवरऑल नॉइज़ इंसुलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है तो इसकी केबिन में काफ़ी आवाज़ आती है। और होता ये है उससे कि आपको जल्दी ही 3000-4000 RPM के आसपास ही ऐसा लगने लगेगा कि गाड़ी आउट ऑफ ब्रेथ हो रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बेस्ट है कि आप इस गाड़ी को काफ़ी कंफर्टेबली और धीरे धीरे चलाएं। सिटी क्रूज़ कर रहे हैं, आप हाईवे क्रूज़ कर रहे हैं, आराम से चलाइए। बहुत रश में अगर भगाने की कोशिश करेंगे या आपको कोई जल्दी है तो बहुत ज़्यादा साथ ये ट्रांसमिशन आपका नहीं देगा, और इंजन भी थोड़ा बूमी हो जाएगा उस केस में। तो कंफर्टेबल क्रूजिंग के लिए या सिटी में चलाने के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। फैमिली पेस पे अगर आपको गाड़ी बहुत तेज़ चलाने का, भगाने का शौक है, तो उस केस में आपको इसके डीजल वर्जन में जाना चाहिए, वो भी मैनुअल, पेट्रोल में नहीं जाना चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी भी इसकी ठीक ठाक है। अगर आप आराम से तमीज़ से चलाते हैं तो ये 13-14 का एवरेज आपको दे देगी सिटी के अंदर। हाँ, लेकिन जहाँ आप थोड़ा सा भी भगाएंगे तो क्योंकि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है तो एकदम इसका फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगा और आपको ये 9-10 के आसपास देने लगेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स का इनिशियल बाइट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर इवेंचुअली अपना काम करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट नहीं है। और इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसका सस्पेंशन। इसका राइड और हैंडलिंग इतना सॉर्टेड है, तो आपको पहली बार जब चलाएंगे ऐसा लगेगा कि हाँ आप किसी अच्छे लेवल की गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा जैसे हम पुरानी कोई इंडियन गाड़ी चला रहे हैं जो कि बोट की तरह ऐसे तैर रही है इधर उधर सड़कों पे। बहुत ही सॉर्टेड डायनामिक्स है। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा फीडबैक देता है आपको, और सस्पेंशन इतना अच्छा है कि आप इसको हाई स्पीड पे आराम से कॉन्फिडेंस के साथ लेके जा सकते हैं। इवन टर्न्स पे अगर आप तेज़ गाड़ी को लेके जा रहे हैं किसी टर्न पे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बॉडी रोल है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली 200 mm की इससे ज़्यादा की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बॉडी रोल तो होगा, पर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है। तो उस हिसाब से इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करने देती है गाड़ी। भले तो ओवरऑल जो का सस्पेंशन आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है, और आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर है। और ये काफ़ी अच्छे से अपना रोड का जो भी एंडुलेशंस वगैरह उनको मैनेज करती है। और राइड थोड़ी सी स्टिफ ज़रूर लगेगी आपको, पर उस स्टिफनेस का फ़ायदा आपको हाई स्पीड पे पता लगेगा। तो हमारी बात हो गई स्टीयरिंग की, सस्पेंशन की और इसके ब्रेक्स की। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके विजिबिलिटी की। ओवरऑल केबिन के बाहर की जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है, और इसके जो ORVMs हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी बड़ी SUV चला रहे हैं। ऐसे बड़े से थप्पड़ जैसे लगते हैं अगर किसी को लग जाए तो अच्छी है गाड़ी ओवरऑल। अगर आप देखें तो इसका डीजल वाला जो वेरिएंट है, अगर हम उसको देखें तो उसका फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है।
तो जो हमें पेट्रोल गाड़ी में भी कमी लग रही है, डीजल उसको फुलफिल कर देता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ता। तो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये, और मेरे को लगता है कि शायद इस सेगमेंट में इससे अच्छी कोई गाड़ी हो। इससे अच्छी पहले फोर्ड इकोस्पोर्ट हुआ करती थी, डीजल पेट्रोल दोनों वर्जन्स में, पर क्योंकि फोर्ड भाग गई है तो अब हमारे पास उसको नया लेने का ऑप्शन तो नहीं है। अच्छी गाड़ी है ओवरऑल, मैं इसको परफेक्ट ऑलराउंडर मानता हूँ अपने सेगमेंट में। तो चलिए अब आपको एक बार इसका 0 to 100 क्लिप और दिखाते हैं और फिर इसके वर्डिक्ट पे जाते हैं। बहुत ही आराम से चलती है। तो जैसा कि हमने देखा कि टाटा नेक्सॉन एक बहुत ही अच्छी ऑलराउंडर गाड़ी है। इसकी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छी राइड है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी है, ठीक ठाक बूट स्पेस भी है। तो यही सारे जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं की वजह से इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्स रही हैं शुरू से, और हम लोग इसको 10 में से 8 का स्कोर तो बहुत आराम से देंगे। इसका जो नया वेरिएंट है वो और फीचर लोडेड और टेक्निकली एडवांस्ड है, तो फिर वो डेफिनेटली 10 on 10 लाने के लायक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।